हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र धनखड़ जी के साथ, जो कि DNB सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर वीरेंद्र अपोलो हॉस्पिटल और मायो हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वह एक अनुभवी डॉक्टर हैं, जिनके पास काफी लंबा अनुभव है। डॉक्टर वीरेंद्र मेल इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट हैं। हजारों की गिनती में मेल्स इनसे अपनी इनफर्टिलिटी का इलाज करवा चुके हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, आपको उसकी तकलीफ है, यदि आप अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, नाइट टाइम यूरिनेशन, टर्मिनल ड्रिबलिंग, यूरिनरी लीकेज, पस इन यूरिन, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, बर्निंग यूरिनेशन, ब्लड यूरिन आदि की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप डॉक्टर वीरेंद्र धनखड़ जी के साथ संपर्क करें। आपकी हर समस्या का समाधान इनके पास है। डॉक्टर वीरेंद्र धनखड़ जी ने यूरोलॉजी के संबंधित हर प्रकार की बीमारी के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर वीरेंद्र धनखड़ जी के साथ। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको बनाने जा रहे हैं डॉक्टर धनखड़ जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से एज ए यूरोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं मोहाली में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा एक आज चैलेंज बन चुका है, वो है मेल इनफर्टिलिटी। और उसके लिए लोग क्वालिफाइड डॉक्टर से भी नहीं मिलते। जल्दी जल्दी वो अपने इलाज जो है वो ऑन एड्स देखते हैं और नीम हकीम के चक्कर में फंस जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये कोई जिस तरीके से यूरोलॉजिस्ट और बहुत से आपने केस सॉल्व किए, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है? जो निसंतान नहीं होती कपल को, जिसका कारण मेल होता है, उसको कहते हैं मेल इनफर्टिलिटी। ये मेल इनफर्टिलिटी आजकल इंक्रीज हो गई है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल वैसा हो गया है। लेट मैरिजेस हो गए हैं, मोटापा आ गया है, ड्रिंकिंग हैबिट्स, स्मोकिंग हैबिट्स, ड्रग्स की वो वजह से, ये सारे कारण के वजह से इनफर्टिलिटी केसेस राइज हो गए हैं। अगर हम 100 कपल की बात करें जिसमें 100 कपल में बच्चा नहीं हुआ, उसमें से 1/3 कारण होता है मेल में, 1/3 कारण होता है फीमेल में, और 1/3 कारण का दोनों में हो सकता है या कोई कारण नहीं हो सकता। सो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेल एंड फीमेल दोनों की, सेम परसेंटेज में है कि अगर कपल को बच्चा ना हो तो दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। तो जो मेल इनफर्टिलिटी को कब उन्हें क्या करना चाहिए? अगर एक कपल 1 साल तक रेगुलर मुलाकात करते हैं एंड हेल्दी मैरिज लाइफ जीते हैं, उसके बाद भी बच्चा ना होता है, तो मेल को अपना सीमन एनालिसिस करा लेना चाहिए, ताकि उससे पता चल जाए उसका नॉर्मल है कि नहीं है। क्योंकि मेल का एक सिंपल सीमन एनालिसिस टेस्ट हमें बता देता है कि मेल में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। दूसरा, अगर वाइफ की एज 35 प्लस है, कपल लेट मैरिज हुआ है, तो 6 महीने के रेगुलर मुलाकात करने के बाद भी बच्चा ना होता हो, तो फिर 6 महीने बाद मेल ने अपना सीमन एनालिसिस करा लेना चाहिए। ये इतना बड़ा कारण बन चुका है मेल इनफर्टिलिटी का कि WHO, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ सीमन एनालिसिस बताता है। कुछ टाइम पहले ये 40 मिलियन के ऊपर सीमन पर ml में हो, स्पर्म सीमन में, तो वो नॉर्मल माना जाता था। धीरे धीरे घटा के फिर 30 मिलियन किया, फिर 20 मिलियन किया, आज के दिन वो 15 मिलियन पर ml अगर आपका सीमन है, स्पर्म है सीमन में, तो वो नॉर्मल माना जाता है। ये WHO क्यों घटाते जा रहा है? अगर WHO 40 मिलियन पे रखे तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग इनफर्टाइल कहलाएंगे। तो ये अंदाजा इससे लगा सकते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अपना सीमन पैरामीटर्स की नॉर्मल रेंज को डिक्रीज करते जाना पड़ता। जैसे आज का युग है, क्या कहना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी और इरेक्शन ये एक ही चीज़ है, या जिन लोगों को थोड़ा सा लगता है सेक्स में टाइम कम लगता है, जिनको, वो भी अपने आप को सोचने लग जाते हैं कि हम लोग थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं? क्या कहना चाहेंगे कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसमें स्पर्म से कुछ लेना देना नहीं? देखो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्शन एक अलग प्रोसेस है, सीमन इजैकुलेशन एक अलग प्रोसेस है। अगर इरेक्शन नहीं होगी तो नेचुरली सीमन इजैकुलेट नहीं होगा, तो इनफर्टिलिटी का एक कारण बन सकता है, बट इनफर्टिलिटी इरेक्शन का ना होने का कारण नहीं बन सकता। सो इरेक्शन नहीं होता तो उसका ट्रीटमेंट करके मेडिसिन से या और कोई रीजन से उसको दूर किया जा सकता है। वो इरेक्शन नहीं होगा तो इनफर्टाइल कपल जरूर होएगा।
क्योंकि उसका सीमन ही नहीं निकलेगा। सो एक होता है इरेक्शन, एक होता है इजैकुलेशन। इजैकुलेशन में दो तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, एक रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, एक एन इजैकुलेशन। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का मतलब ये उल्टा जाना, रेट्रो, पीछे जाना। तो नॉर्मली हमारा सीमन जो है उसमें स्पर्म्स होते हैं और फ्लूइड्स होते हैं। तो टेस्टिस में स्पर्म बनता है, एपिडिड्मस में मैच्योर होता है, और वास एक ट्यूब होती है, उसके जरिए सेमिनल वेसिकल में स्पर्म आता है, और फिर सेमिनल वेसिकल में वॉल्यूम बन के वो इजैकुलेटेड डक्ट से बाहर आके यूरेथ्रा के थ्रू, पाइप के थ्रू बाहर आता है। ये नॉर्मल इजैकुलेशन का प्रोसेस है। किसी कारणवश ये सीधा ना आके पीछे चला जाता है यूरिन ब्लैडर में, तो उसको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। एक कंडीशन होती है एन इजैकुलेशन में, इसमें सीमन बाहर ही नहीं आता, पीछे भी नहीं जाता, उसको कहते हैं हम एन इजैकुलेशन। तो इन दोनों को डिफरेंस कैसे करें? सेक्स करने के बाद या मास्टरबेशन करने के बाद आप यूरिन टेस्ट कराएं। अगर यूरिन में स्पर्म्स के कीटाणु है, स्पर्मेटोजोआ है, तो इसका मतलब ये रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है। नहीं है तो ये एन इजैकुलेशन है। तो इसके कारण होते हैं नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होना, साइकोजेनिक होना, या कोई पेल्विक सर्जरी हुई उसके बाद, या ब्लैडर नेक की सर्जरी हुई उसके बाद ये कारण हो सकता है। डायबिटिक में हो सकता है। तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन को हम कुछ दवाइयाँ दे के मसल को टाइट करके कोशिश करते हैं कि बाहर आ जाए। एन इजैकुलेशन में कई बार हम वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं, प्रोस्टेट एरिया को मसाज दे के उसके थ्रू ये सीमन बाहर आ जाए। अगर रेट्रोग्रेड में नहीं आता तो ब्लैडर में एक फ्लूइड डाल के, ताकि स्पर्म को यूरिन नुकसान ना करे, और उसके बाद कलेक्ट करके उसके थ्रू बच्चा पैदा भी कर सकते हैं। आजकल एडवांसमेंट काफ़ी हो गई है। डॉक्टर साहब, क्या ये सारे प्रोसीजर्स आपके यहाँ मायो हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं? यहाँ पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? देखो, मेल इनफर्टिलिटी को हम डिवाइड करें तो हम सीमन पैरामीटर में क्या देखते हैं? स्पर्म को मानिए कि ये अच्छा स्विमर होना चाहिए, तो हम इसमें अच्छा स्विमर होगा तो स्विम करके अंडे तक पहुंच जाएगा। हम सीमन पैरामीटर में काउंट देखते हैं, मोटिलिटी देखते हैं, मॉर्फोलॉजी देखते हैं, लुक्स देखते हैं। ये तीन चीज हम यूजुअली देखते हैं। तो अगर हमारा काउंट 15 मिलियन पर ml के नीचे है तो हम इसको कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। अगर ये 5 मिलियन के नीचे है तो ये सीवियर ओलिगोस्पर्मिया होता है। तो काउंट कम होने के भी बहुत से कारण होते हैं। एक कारण उसमें जो होता है वेरिकोसील हो सकता है, जो नसें अपने टेस्टिस, भगवान ने टेस्टिस को अपने बॉडी के बाहर क्यों दी है? क्योंकि टेस्टिस एक सेंसिटिव ऑर्गन है, ये टेम्परेचर से बड़ा सेंसिटिव रहता है। तो स्पर्म की क्रिया को, स्पर्म बनने की क्रिया को बॉडी के मुकाबले 1 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए ये गॉड ने टेस्टिस को स्क्रोटम में दिया है। मसल आपने देखा होगा, ठंड में स्क्रोटम सुकड़ जाता है, गर्मी में रिलैक्स हो जाता है। ये टेम्परेचर रेगुलेटर होता है डार्टस मसल। तो इसके वजह से अगर वेरिकोसील होता है, वेन मोटी हो जाते हैं, इसमें उल्टा ब्लड आता है, ब्लड गर्म होता है, जमा होने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को अफेक्ट करता है। तो इसको जो इफेक्ट, इसके वजह से आपकी स्ट्रीम पैरामीटर्स खराब होता है। वेरिकोसील को हम ट्रीट करते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, माइक्रोवेरिकोसिलेक्टमी, जो बहुत बढ़िया प्रोसीजर है। 99% सक्सेस रेट है, और 100 में से 80% लोगों को अगर सही ढंग से किया जाए तो सीमन पैरामीटर्स, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाती है। 50-60% कपल को साल के अंदर बच्चा हो जाता है। तो एक ये काउंट का एक ये कारण है। सो अगर दूसरा हम देखते हैं, बिल्कुल इस सीमन में स्पर्म ना है, जिसको हम कहते हैं एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया है ना, बिल्कुल जीरो। उसमें ये कारण हो सकता है जेनेटिक्स हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, या कोई ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकती है। तो हार्मोन को, अगर टेस्टिस बहुत छोटी है तो हार्मोन दे के देखा जाए, उसको ठीक किया जाए मेडिसिन से। जेनेटिक्स का हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते आज के दिन, एडवांस टेस्ट देख के देखा जाए और उसको फिर IVF ICSI के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। अगर ट्यूब में ब्लॉकेज है तो ये दो, या तो वासेक्टमी, उसकी ट्यूब की सर्जरी हुई हो उसके वजह से ब्लॉकेज है, या इन्फेक्शन होके टेस्टिस और एपिडिडिमिस के जंक्शन पे जहाँ ट्यूब होती है वहाँ ब्लॉक हो सकता है, या जो पेशाब की नली में स्पर्म का मुंह है वो ब्लॉक हो सकता है, जिसको कहते हैं इजैकुलेटर ऑब्स्ट्रक्शन, और या एपिडिडिमिस जंक्शन पे ऑब्स्ट्रक्शन। इनको हम इनको कैसे पता करें? अगर आपकी सीमन में स्पर्म नहीं है और सीमन वॉल्यूम 1 ml से नीचे है, लो वॉल्यूम्स जिसको कहते हैं सीमन एनालिसिस,
तो उसमें ये इजैकुलेटरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अल्ट्रासाउंड हम ट्रांसरेक्टल करा के सेमिनल वेसिकल को देखते हैं, वो बड़ा हुआ होता है, तो ये सजेस्ट करता है इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन से, और इसको हम दूरबीन से मुंह को खोल के बड़ा कर सकते हैं और इसके बाद सीमेन में स्पर्म आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, अगर ये ब्लॉकेज नहीं है एंड फिर भी स्पर्म नहीं आ रहे सीमेन में, और हम फिर टेस्टिस को फील करते हैं, अगर टेस्टिस नॉर्मल है, एपिडिमिस नॉर्मल है, वास नॉर्मल है, तो फिर हम टेस्टिस में सुई 2-3 जगह डाल के एस्पिरेट करते हैं, जिसको कहते हैं टीजा, ट्रांस एपिडिमिस स्पर्म एस्पिरेशन। इसमें हम चेक करते हैं, अगर इसमें पूरा स्पर्म बन रहा है तो इसका मतलब है फैक्ट्री अपनी नॉर्मल है, रास्ते में ब्लॉकेज है, तो उस जंक्शन को हम दूरबीन के द्वारा माइक्रोस्कोप के अंदर जहाँ ब्लॉकेज है उसको कट करके नॉर्मल चीज को दोबारा जोड़ देते हैं, और इसमें तकरीबन 60% सक्सेस रेट्स हो जाता है, स्पर्म सीमेन में आ जाते हैं और प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। ये 2 करेक्टेबल कॉजेज है एजोस्पर्मिया के। दूसरा हम देखते हैं मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी में दौड़ना, गुड स्विमर, क्योंकि अब अगर नेचुरल कंसेप्शन को समझे तो जो ओवरी होती है, जो फीमेल में ओवरी में से निकलता हुआ, उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, और अपना स्पर्म जो है, उस स्पर्म के 3 हिस्से होते हैं, हेड, नेक और टेल। तो हेड में जेनेटिक मटेरियल होता है, नेक समझ लो उसका पावर हाउस है, और टेल उसको मोटिलिटी देता है। किसी में भी अबनॉर्मलिटी हुई तो स्पर्म दौड़ के अंडे तक पहुंच नहीं पाएगा और अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। सो जो मोर्टेलिटी की अबनॉर्मलिटी होती है उसको हम एस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं। तो अगर दौड़ के नहीं पहुंचेगा तो फिर हम वो स्पर्म वो अंडे तक नहीं जाएगा और उसको पेनिट्रेट करके बच्चा कंसेप्शन नहीं होगा। तो इसमें भी एक कारण होता है वेरिकोसिलेक्टमी, या कोई डिफेक्ट होता है, टेल डिफेक्ट हो गया या मॉर्फोलॉजी अबनॉर्मल हुई, तो उस हिसाब से उसके कारण को दूर करके या मेडिसिन दे के उसकी मोर्टेलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तीसरा होता है मॉर्फोलॉजी, कि भाई वो दिखने में कैसा है, उसका हेड पूरा है, नेक पूरा है, टेल पूरा है। अगर हेड ही नहीं होगा तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये 3 एलिमेंट हम सीमेन एनालिसिस में देखते हैं, और उसके साथ इनका ट्रीटमेंट होते हैं। मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं कि आप स्मोकिंग बंद करो, अल्कोहल लिमिट करो, वेट रिडक्शन करो, क्योंकि ज़्यादा मोटापा होगा तो टेस्टोस्टेरोन कम होता है, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, उसके वजह से सीमेन एनालिसिस को अफेक्ट कर सकता है। हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, बाहर का खाना खाना, वेस्ट मोटा हो गया तो वो कम करो, फैटी फूड अवॉइड करो, मैरिज एक नॉर्मल एज में हो जानी चाहिए, ज़्यादा डिले मत करो, हॉट एरिया में काम करते हो तो वो थोड़ा प्रोफेशन चेंज करो। तो इस हिसाब से मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर करके अपने सीमेन एनालिसिस को बढ़ा सकते हैं, सीमेन हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। मल्टीविटामिन, न्यूट्रल्स, मिनरल्स हैं, जिंक एंटीऑक्सीडेंट है, उसका सेवन करने से, विटामिन सी, सेलियम, आर्सेनिक्स, ये सारा लेने से सीमेन के हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये मेडिसिन लेके हम और हेल्दी लाइफस्टाइल जी के अपने सीमेन पैरामीटर्स को दूर कर सकते हैं। ऐसा आमतौर पर देखा गया है कि जो लोग हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स के जाने से पहले वो नीम हकीमों के पास चले जाते हैं, ताकि बादशाह एड्स देखते हैं, एड्स देख कर वो मेडिसिन लेते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये तो आजकल मेडिकल एक फैक्टर है और इसमें हर चीज़ का इलाज संभव है, जैसे आपने टीसा बोला, मीसा बोला, और आपने हर चीज़ के लिए बताया कि दुष्कर्म में भी, और हर चीज़ का आज जो है इलाज है डॉक्टरी प्रोफेशन में, और आप यहाँ पर वो सारे प्रोसीजर दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं हम। जो मेल इनफर्टिलिटी के रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो सारा मेरे पास अवेलेबल है। देखो जी, मेडिसिन एक आर्ट है, अगर हम उसको अच्छी तरह फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। सबसे पहले हमें कारण ढूंढना चाहिए, अगर कारण हमें मिल गया तो उसका इलाज पक्का हो जाता है। जिसमें कारण नहीं होता, जेनेटिक फैक्टर्स है, उसका इलाज नहीं है, तो उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, ना ही मेडिसिन से, सर्जरी से। उसको एडवांसमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के हिसाब से, जैसे अगर 0 है या वो एज ज़्यादा है तो कई बार हम टेस्टिस में से स्पर्म एस्पिरेट करके IVF एक्सी करा सकते हैं। उसके लिए हमें एक ही स्पर्म चाहिए, थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल अबनॉर्मल स्पर्म भी काम आ जाता है। एक है माइक्रोटीसा, इसमें हम क्या करते हैं, टेस्टिस को पूरा बुक जैसा खोल देते हैं और उसमें जितने ट्यूब्यूल से मल्टीपल 2-3 घंटे में एस्पिरेट करते रहते हैं। जो भी स्पर्म मिल गया उससे अंडे में डाल के उसको 3 दिन 5 दिन बाहर रख के बाद में यूट्रस में दोबारा इम्प्लांट कर देते हैं, और जो स्पर्म बच गया उसको क्रायो प्रिजर्व कर देते हैं।
सो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाने में ये फायदा होता है कि वो इलाज जो करेगा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से करेगा, उसको पता है कि इसका ये दवाई देने से रिजल्ट अच्छा आएगा, इसमें आपको आगे कुछ करके फ़ायदा नहीं। जिसके टेस्टिस ही एकदम छोटे हैं, छोटे टेस्टिस हो गए जिसमें स्पर्म बनने की कोई चांस ही नहीं है, उम्मीद नहीं है, तो वो आपको गाइड कर देगा कि कोई दवाई लेके आपको फ़ायदा नहीं है। आप डोनर के साथ स्पर्म लेके अपना, जैसे ब्लड बैंक से हम ब्लड लेते हैं, ऐसे डोनर बैंक होते हैं जिससे आप सीमन लेके आईयूआई करा सकते हैं। इसमें क्या, स्पर्म को वॉश करके पिपेट के थ्रू हम यूट्रस में डाल देते हैं ताकि वो जाके वो कर ले। इसको आईयूआई कहते हैं। जब 10 से 15 मिलियन के बीच स्पर्म हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो डोनर यूज़ करके आईयूआई। ये सिंपल प्रोसीजर है, कम कॉस्टली प्रोसीजर है, नेचुरल की जैसे ही प्रेगनेंसी होती है। आईयूआई आईवीएफ इक्सी में हम बाहर प्रेगनेंसी करा के बाद में अंदर डालते हैं 3 दिन 5 दिन बाद। सो ये फ़र्क है आईवीएफ इसमें। सो क्वालिफाइड आपको बढ़िया गाइडेंस देगा, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट देगा। तो मेरे हिसाब से आपको क्वालिफाइड पर्सन के पास ही जाना चाहिए। जो इसको ट्रीट करता है मेल इनफर्टिलिटी को, वो यूरोलॉजिस्ट या स्पेशल इंटरेस्ट में एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं, वो दोनों ट्रीट करते हैं। फीमेल फैक्टर को आईवी स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। जैसा मैस्टरबेशन, जिसके लिए आज क्योंकि मैरिज एज लेट हो रही हैं और मैस्टरबेशन का जो है बहुत बच्चे जो हैं 12-13 साल से ही करना शुरू कर देते हैं। क्या मैस्टरबेशन भी आगे जाकर कोई ना कोई एंटी फैक्टर डाल सकता है इन चीज़ों में, फर्टिलिटी में? बिल्कुल नहीं। मैस्टरबेशन एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। मैस्टरबेशन करने से ना कमजोरी आती है, ना ही कोई टेढ़ापना आता है, ना ही कोई ये इनफर्टिलिटी को कर सकता है। ये गलत धारणा है। ये फिजियोलॉजिकल चीज़ है, रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी है, तो करते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है। इसके मन से वहाँ वहम निकाल दोगे, ये नुकसान करता है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। और जैसे कई बार लोगों को नाइट डिस्चार्ज जैसे हो जाता है तो फिर भी वो उनको बहुत ज़्यादा मतलब अपनी टेंशन लगी रहती है कि पता नहीं मैं कमज़ोर हो गया, क्या हो गया, उसके बारे में क्या कहना है? ये बहुत लोगों को डार्क सिंड्रोम जो होता है, जो लोग कहते हैं कि सीमन निकल गया तो कमजोरी आ गई, नहीं। नेचुरल बॉडी में प्रोडक्शन होते रहता है, सीमन का, स्पर्म का प्रोडक्शन चलते रहता है। एक स्पर्म साइकिल 64 डेज की होती है, उसके बाद वो इजैकुलेट हो जाता है, जमा होकर कहाँ जाएगा। जैसे हम मटका है, मटका भर गया तो बाद में छलकेगा ही छलकेगा। तो जो नाइटफॉल होता है, अगर बहुत दिन से नहीं निकला तो नाइटफॉल हो जाता है, वो निकल जाता है। ये नॉर्मल बॉडी फ्लूइड है, निकलने से कोई कमजोरी नहीं आती। जैसे पसीना निकलता है, कोई ऐसे कोई कमजोरी नहीं आती। जो आपने पूछा अर्ली डिस्चार्ज, ये भी एक मेडिकल प्रॉब्लम है, काफ़ियों को है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। सेक्स एक बड़ा मिसनोमर है और लोगों को बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमें 15 मिनट 20 मिनट सेक्स चलना चाहिए। नहीं, सेक्सुअल साइकिल नॉर्मल एक एक्ट जो होता है 3 से 5 मिनट का है। ये नॉर्मल बंदे में। अगर आप एक्सपेक्ट करो कि 15-20 मिनट, दिस इज अबनॉर्मल। सो 3 से 5 मिनट अगर आपका एक्ट लास्ट करता है देन यू आर नॉर्मल। अगर इससे कम है, 3 मिनट से भी कम, आपको बहुत डिस्चार्ज अर्ली होता है, तो इसको हम कहते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। इसके ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है। आप एंड्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, वो आपको मेडिसिन देगा जिससे आपका जो लेट पीरियड है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। कुछ पोजीशनें हैं, जो आप एक्सरसाइज है जो आप करोगे उससे भी आपको फ़ायदा होगा। एक हेल्दी लाइफस्टाइल करना जरूरी है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जो आप देखो, एक प्री मेजर इजैकुलेशन आता है, एक आता है आपका कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी बहुत लोगों के पास, क्वैक के पास जाके अपना इलाज कराते हैं, वो भी गलत है। वो तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को क्लासिफाई करना चाहिए कि हार्डनेस कितनी है, कितना नहीं, कितनी देर में, या बिल्कुल इच्छा नहीं होती, इच्छा हो रही है तो इरेक्ट नहीं होता, इरेक्ट हो रहा है तो इजैकुलेट नहीं होता। ये 3 साइकिल है। तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती तो इसका मतलब हार्मोन की प्रॉब्लम है, उसको चेक किया जाए और उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। इच्छा पूरी हो रही, इरेक्ट नहीं हो रहा, तो इसमें 2 प्रॉब्लम हो सकती है। या तो आपका फ्लो, क्योंकि इरेक्शन एक फिजियोलॉजी जिसमें आपका फ्लो बढ़ जाता है और इनफ्लो और आउटफ्लो, बाहर जाने का ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है। तो फ्लो आता है, बाहर नहीं जाता, तो आपको इरेक्शन होता है। ये नेचुरल है। अगर आपका इनफ्लो नहीं आ रहा होगा तो आपको इरेक्शन नहीं होगा, या आपका आउटलेट बंद नहीं होगा तो आता जाएगा जाता जाएगा तो हार्ड इरेक्शन नहीं होगा। तो वो वीनस है, ये आर्टीरियल है। आर्टीरियल है तो क्यों है, डायबिटिक करके है, तो उसको कंट्रोल रखो, मेडिसिन दो। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन 40-45 की उम्र के बाद जो हो रहा है और सडनली हो रहा है, तो ये एक साइंस होता है। ये कहते हैं कि हार्ट अटैक से पहले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ जाता है,
तो एक अर्ली साइन है, ये भी साइन है कि आप अपने हार्ट को भी चेक कराएं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। तो उसकी फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेडिसिन है। हम मेडिसिन ट्राई करते हैं जिससे आपका इनफ्लो ज़्यादा हो जाए। तो मेडिसिन दे के आपको रेगुलरली साइकोलॉजिकल एलिमेंट जो होता है उसको दूर करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो इस हिसाब से अगर मेडिसिन, पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेडिसिन है, अगर मेडिसिन एक्ट करती है तो आप मेडिसिन कंटिन्यू कीजिए, अपनी काउंसलिंग कराइए, पॉजिटिव रहिए तो रिजल्ट अच्छा आएगा। बैड हैबिट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग बंद कीजिए, ड्रग्स बंद कीजिए। दूसरा, जो आपको मेडिसिन एक्ट नहीं की तो फिर इसमें इंजेक्शन होता है कि हम जैसे डायबिटीज़ वाले इंसुलिन से सिरिंज आप इंसुलिन लेते हैं सिरिंज से, वैसे पेनिस में वास्कुलोजेनिक ड्रग्स देते हैं जिससे आपका इरेक्शन आ जाता है। अगर वो भी होता है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं रेगुलरली। अगर बिल्कुल ही ना मेडिसिन, ना इंजेक्शन, ना वैक्यूम थेरेपी, कोई इलाज नहीं करता तो फिर इसका इलाज है पिनाइल इम्प्लांट। इसमें हम क्या करते हैं, जो अपने पेनिस के जो मसल्स हैं उसके अंदर इम्प्लांट डाल देते हैं। ये दो तरह के होते हैं, सेमी मैलिएबल या इन्फ्लेटेबल। इसमें सेमी मैलिएबल होता है, उसमें परमानेंट रॉड फिक्स कर देते हैं और वो इरेक्ट ही रहता है। जो इन्फ्लेटेबल है उसमें एक बटन होता है, जो दबाते हो तो फ्लूइड जाता है पेनिस वाले के अंदर और वो रॉड हार्ड हो जाती है और आपको इरेक्शन हो जाता है। जब आपका काम हो जाता है तो वापस आप बटन दबाइए, फ्लूइड वापस आ जाता है और नॉर्मल नेचुरल इरेक्शन को मिमिक करता है। सो ये दो टेक्निक्स हैं जिससे हम ट्रीट कर सकते हैं इम्पोर्टेंस को, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को। डॉक्टर साहब, ये इंस्टीट्यूशन बड़ा लंबा डाटा है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप यूरोलॉजिस्ट सेवाएं दे रहे हैं, मेल इनफर्टिलिटी के बारे में आपने हमारे दर्शकों को अवेयर किया। इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आजकल हम बात करें, दूधों की बात करें, उसके लिए भी आपने बहुत ही सिंपल प्रोसीजर्स के साथ और ज़्यादा टंका टिल्ले से करने से आपने उसके लिए भी बहुत सारे जो है प्रोसीजर्स आजकल कर रहे हैं आप। और क्या क्या यहाँ सेवाएं आप दे रहे हैं? देखो, जो उम्र के हिसाब से गदूद बढ़ता है वो गदूद बढ़ने से प्रॉब्लम करता है। तो इसकी क्या सिम्टम होते हैं? पेशाब की दिक्कत होती है, जैसे पेशाब जोर लगा के आना, टाइम ज़्यादा लगना, पूरा खाली ना होना, रुक रुक के आना। ये सारी प्रॉब्लम अगर 50 के बाद बोले या 60 के बाद बोले तो ये गदूद की वजह से हो सकती है और कोई कारण ना हो तो इसका भी अल्ट्रासाउंड में लिख दिया 80 ग्राम का प्रोस्टेट है, आप ऑपरेशन करा लो, गदूद बढ़ गया। नहीं, अगर आपको साइज ऑफ प्रोस्टेट आपका ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करता, सिम्टम जो है आपको तकलीफ है वो डिसाइड करता है। अगर आपको तकलीफ है और प्रोस्टेट 20 ग्राम का भी है तो भी आपको सर्जरी लग सकती है, और 200 ग्राम का प्रोस्टेट है, आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आपको उसका ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं है। तो इट इज़ नॉट अल्ट्रासाउंड पे साइज को आपको ट्रीट कराना है, इससे तकलीफ को ट्रीट करना है। इसमें भी पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, आजकल दवाइयाँ अच्छी आ गई है तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेडिसिन ही है। जब तक आपको मेडिसिन असर, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीज है, उम्र के हिसाब से जो गदूद बढ़ना, ये क्वालिटी को अफेक्ट करता है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को नहीं अफेक्ट करता। अगर आप पेशाब से की परेशानी से तकलीफ ज़्यादा है, परेशान हो, दवाइयों से भी असर नहीं हो रहा, तब आपको ऑपरेशन कराना चाहिए। या 3-4 कंडीशंस होती है कि ब्लैडर में स्टोन हो गया, ब्लैडर में एक आउटपोचिंग बढ़ गई, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, या किडनी में सूजन आ गई, क्रिएटिन बढ़ गया, तो ये एक कारण है जिसमें आपको मेडिसिन का रोल नहीं होता, आपको डायरेक्ट सर्जरी करते हैं। सर्जरी आजकल एंडोस्कोपिक दूरबीन द्वारा हो गई है। इसमें 3 तरह की टेक्निक सर्जरी में है। जो एक होता है जिसमें हम दूरबीन से निकालते हैं, जिसको TURP बोलते हैं, उसमें हम करंट यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल। दूसरा होता है बाइपोलर, इसमें हम बाइपोलर करंट यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल का, जो ज़्यादा बेटर होता है। और तीसरी है लेज़र। सो आज के दिन जो बेस्ट टेक्निक है वो है लेज़र। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इन्यूक्लेशन ऑफ प्रोस्टेट करते हैं। इन्यूक्लेशन माने पूरा का पूरा प्रोस्टेट निकालते हैं, जैसे पहले ओपन सर्जरी में करते थे वैसे ही आज दूरबीन से करते हैं। प्रोस्टेट को संतरे के माफिक समझो, जो अंदर की जो पल्प हम खाते हैं वो है उम्र के हिसाब से गदूद बढ़ना, जो छिलका है उसमें आमतौर पर कैंसर डेवलप होता है, और बीच में जो पल्प के बीच में जगह है वो पेशाब की नली। तो हम TURP में छोटा छोटा एक एक फाड़ी निकालते रहते हैं, और जो लेजर में हम करते हैं छिलके के बाहर से जाते हैं और पूरा का पूरा निकाल देते हैं, तो रास्ता बड़ा हो जाता है। इसमें ब्लीडिंग नहीं होती, इसकी लास्ट ज़्यादा करता है लेज़र का, और रिजल्ट अच्छा होता है, पेशेंट की क्वालिटी अच्छी होती है। सो आज के दिन जो ऑपरेशन कराना चाहिए वो लेज़र इन्यूक्लेशन और प्रोस्टेट कराना चाहिए, बड़ा ग्लैंड है तो।
इसमें हम 200-250 ग्लैंड का बड़ा ग्लैंड भी कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल टीयूआरपी में 100 ग्राम का ग्लैंड, 125 ग्राम का ग्लैंड ही कर सकते हैं। सो ये लेज़र 2 तरह के हैं, होल्वियम लेज़र एंड थूलियम लेज़र। ये दोनों लेज़र से काम होता है। थूलियम लेज़र जो है वो थोड़ा सा ब्लीडिंग और भी कम करता है। जो पेशेंट पेसमेकर पे है या जिनका अभी इमीडिएटली ऑपरेशन हुआ है, उनका हम ब्लड थिनर स्टॉप नहीं कर सकते, जरूरी है, तो उस सिनेरियो में थूलियम लेज़र से हम इसको प्रोस्टेट को जैसे बैंगन को भूनते हैं वैसे भून के जला देते हैं, तो ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती, आपको ब्लड थिनर स्टॉप करने की जरूरत नहीं होती। सो लेज़र प्रोस्टेट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। एक तरीका और है जो पेशेंट बिल्कुल ही अनफिट है सर्जरी के लिए, उसको हम कहते हैं प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसमें जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं वैसे हम प्रोस्टेट की एंजियोग्राफी करके जो प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई होती है उसमें ब्लड वेसल में हम छल्ले डाल देते हैं और वो ब्लॉक कर देते हैं, और उसके वजह से प्रोस्टेट का साइज श्रिंक हो जाता है और सिम्टम्स में रिलीफ हो जाता है। ये प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन है, जो आज के दिन ये एक्सपेरिमेंटल है, स्टेज पे है, इसके रिजल्ट डाटा आ रहे हैं, बट जो पेशेंट अनफिट है उनके लिए ये ट्रीटमेंट करना अच्छा है, रिजल्ट प्रॉमिसिंग आ रहे हैं।